सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी हिंदी कक्षा में। बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक का पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर इसके बारे में अध्ययन करेंगे। रक्त आप सभी जानते हैं, खून, ब्लड, और उसका हमारे शरीर पर क्या फ़र्क पड़ता है इसी के बारे में इस पाठ में बताया गया है। इस पाठ के लेखक हैं यतीश अग्रवाल और इसमें उन्होंने खून के बारे में, रक्त के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी है और उसे बताने के लिए उन्होंने एक कहानी बनाई है जिसमें 2 भाई बहन हैं जो आपस में किस तरह से बातचीत कर रहे हैं, उनकी डॉक्टर के साथ क्या बात हो रही है। इस सारी बातचीत के द्वारा हमें रक्त से संबंधित काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलती है, जैसे रक्त की संरचना कैसी होती है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से तत्व मिले हुए होते हैं, रक्त कैसे बनता है, रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है, या रक्त की कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा ये अध्याय शुरू करते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। दोनों बच्चों का नाम है दिव्या और अनिल। इन्हीं की कहानी पर ये पूरा पाठ आधारित है। तो दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यो तो वह शुरू से ही कमजोर है, यानी शारीरिक रूप से कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है, यानी अभी उसे कमजोरी ज़्यादा महसूस हो रही है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। खून की जब कमी होती है तभी हमें कमजोरी का अनुभव होता है। जांच कराकर देखते हैं। डॉक्टर ने कहा, जो आप बता रहे हो कि इसे भूख कम लग रही है, कमजोरी, थकान महसूस हो रही है, तो हो सकता है इसे खून की कमी हो गई होगी। हम जांच करवा करके देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की अंगुली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। आपने भी कई बार ब्लड टेस्ट करवाया होगा। ब्लड टेस्ट के लिए अंगुली पर सुई से छोटा सा छेद किया जाता है, सुई चुभाई जाती है और फिर वहीं से थोड़ा सा ब्लड निकालकर एक बोतल में डाला जाता है ताकि उसकी जांच की जा सके। वैसा ही दिव्या के साथ भी किया गया। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी यानी दरवाजा खटखटाया। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। उसने देखा डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। कांच की छोटी छोटी सी पतली स्लाइड्स होती हैं जिन पर खून की बूंदें डाल करके उसकी जांच की जाती है, और डॉक्टर जो दीदी थी अनिल की, वो उसी स्लाइड को जांच रही थी माइक्रोस्कोप से। दीदी के इशारे से अनिल पास की एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछते हुए बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? तो डॉक्टर आंटी बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर पूछो। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? अनिल ने उनसे पूछा। अनिल को लगा कि एनीमिया कौन सी बीमारी होती है जो मेरी बहन दिव्या को हो गई है। उसे चिंता भी हुई, इसीलिए उसने डॉक्टर आंटी से एनीमिया के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। अब देखें डॉक्टर आंटी क्या बता रही है। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने कहा, एनीमिया क्या होता है ये जानने से पहले तुम्हें रक्त यानी खून के बारे में अपनी जानकारी बढ़ानी होगी। डॉक्टर दीदी ने कहा, और फिर वो अनिल से बोली, अनिल, देखने में लाल
रक्त लाल द्रव्य के समान होता है, यानी हम खून को देखते हैं तो वो बिल्कुल रेड कलर का लिक्विड ही हमें दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। भानुमति का पिटारा यानी उसमें खूब सारी चीजें एक साथ भरी हो, तो ऐसा ही हमारा ब्लड है। देखने में बिल्कुल तरल पदार्थ लगता है, लेकिन वास्तव में उसमें खूब सारी चीजें, खूब सारे पदार्थ भरे हुए होते हैं। मोटे तौर पर इसके 2 भाग होते हैं। मोटे तौर से रक्त को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक भाग वह जो तरल हो, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। अभी आप लोगों ने सुना होगा बच्चों, जब कोरोना महामारी चल रही है तो जैसे हम रक्तदान करते हैं, नेत्रदान करते हैं, उसी तरह अभी हमारे समाज में चल रहा है प्लाज्मा दान। यानी जो कोरोना से संक्रमित व्यक्ति हैं उन्हें हम स्वस्थ व्यक्ति अपना प्लाज्मा दान करते हैं। वो तरल पदार्थ होता है हमारे खून का, वो इसीलिए दिया जाता है ताकि जिसे भी कोरोना हुआ है उसका रक्त तरल रहे, गाढ़ा ना हो, और तरल रक्त होने की वजह से ऑक्सीजन उन्हें आसानी से मिल सके, उनके सारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह आसानी से हो। इसीलिए अभी प्लाज्मा डोनेशन का जो अभियान है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो आपको अब कंफर्म हो गया होगा प्लाज्मा क्या होता है। रक्त का वह भाग जो तरल होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा भाग वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण कहते हैं। कई बार हम सुनते हैं भी हैं कि डेंगू हो गया, उसके प्लेटलेट बहुत कम हो गए। ये प्लेटलेट क्या होते हैं? ऐसे कण जिनका कोई रंग नहीं होता है, और हिंदी भाषा में हम इन्हें बिंबाणु कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये सभी ब्लड के जो प्लाज्मा होता है, तरल पदार्थ होता है, उसमें तैरते रहते हैं, और ये चारों जब मिल जाए तभी ब्लड का निर्माण होता है। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया, यानी उस पर पूरा जूम किया उन्होंने, और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये कण लाल रक्त कण हैं। उन्होंने उसे लाइव दिखाया। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल, यानी जब उसने सूक्ष्मदर्शी से रक्त की वो स्लाइड देखी तो वो आश्चर्य का उसका ठिकाना नहीं रहा, वो एकदम से उछल पड़ा। उसे बहुत शौक हुआ और वो एकदम आश्चर्य से बोला, रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण! इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक छोटी सी बूंद में इतने सारे कण भी हो सकते हैं। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। आपके प्रश्न भी बन सकता है परीक्षा में, रक्त कणों का आकार कैसा होता है? बालूशाही के समान। एक मिठाई होती है, हम सब लोग खाते हैं, हमारे मारवाड़ में बहुत फेमस भी है बालूशाही। इसे हम कई लोग माखन वड़ा भी कहते हैं, ठीक है। तो उसी शेप की होती हैं रक्त कणिकाएं, गोल और दोनों तरफ से थोड़ी सी अंदर की तरफ दबी हुई। हाँ दीदी बोली। जब अनिल ने ये कहा कि बालूशाही जैसी लगती है तो डॉक्टर दीदी ने कहा, हाँ बिल्कुल, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। ये भी आपका प्रश्न बन सकता है बच्चों, बहुत ध्यान दें यहाँ पे कि 1 मिलीमीटर रक्त में कितनी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं? 40 से 55 लाख। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए रात दिन काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम यही लाल रक्त कणिकाएं करती हैं। ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन कर रही है? लाल रक्त कणिकाएं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है, यानी रेड ब्लड सेल्स का
की आयु कितनी होती है? 4 माह। 4 माह के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों में खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी और बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं, यानी कुछ कण नष्ट हो रहे हैं तो उनकी जगह पर दूसरे कण वापस बनते रहते हैं, जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। अब ये देखिए, ये कण बनते कहाँ हैं? हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं। कारखाने किसके? रेड ब्लड सेल्स बनाने के, जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। ये प्रश्न भी बच्चों बन सकता है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में। इसके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। रक्त निर्माण के कारखाने में कौन कौन से कच्चे माल की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर आपको बहुत अच्छे से देना है। कच्चे माल के तौर पर हमें प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन की आवश्यकता होती है। ये पौष्टिक आहार लेते हो? मतलब वो पूछ रही हैं अनिल से, डॉक्टर दीदी कि क्या तुम पौष्टिक आहार लेते हो? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त, इनमें ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यानी हम इस प्रकार का पौष्टिक आहार लेते हैं तो हमारे शरीर में रक्त की कमी नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही हमारी लाल रक्त कणिकाएं नष्ट होती है उसकी जगह पर दूसरी बन जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। यही होता है कि कई बार डॉक्टर कहते हैं ना, खून नहीं बन रहा। वो नहीं बनने का कारण क्या है कि हम उचित पर्याप्त आहार या जैसी संतुलित मात्रा होनी चाहिए वो हमारे भोजन में नहीं होती है। नतीजा यह होता है कि रक्त कण नहीं बन पाते और रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। मतलब जब हमारे ब्लड में, हमारे खून में लाल रक्त कणिकाओं का यानी रेड ब्लड सेल्स का अभाव हो जाता है, कमी हो जाती है, तो इसी को हम कहते हैं एनीमिया। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, ये कहना काफी हद तक सही होगा कि यदि हम पर्याप्त और संतुलित आहार लें तो ये रोग मिट सकता है। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका एक सबसे बड़ा कारण है पौष्टिक आहार की कमी। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। यानी खून की कमी का एक कारण ये भी है कि यदि हमारे पेट में कीड़े हो जाएं तो भी हमारे खून की कमी हो सकती है। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। इसीलिए हमें किसी भी चीज को काम में लेने से पहले अच्छे तरह से धोना चाहिए, अच्छी तरह से पकाना चाहिए। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं, एक कीड़े भी होते हैं जिनकी वजह से एनीमिया हो सकता है। वो बता रही है डॉक्टर दीदी कि कीड़े ऐसे होते हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं, यानी जमीन की टॉप सरफेस पे होते हैं वो। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते से, यानी उनको अंदर प्रवेश करने के लिए, हमारे शरीर में घुसने के लिए वो डायरेक्ट त्वचा से ही घुस सकते हैं, किसी और जगह की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कोरोना वायरस है, उसको तो शरीर में प्रवेश करने के लिए आँख, नाक, मुंह इनका यूज वो करता है, वहीं से वो प्रवेश कर सकता है। लेकिन कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो त्वचा से ही संपर्क में आते ही शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं।
इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का प्रयोग करें और नंगे पैर इधर उधर न घूमें, ताकि इस तरह के बैक्टीरिया हमारे शरीर में एंटर न हो सके। दीदी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, यानी बहुत ही खास जानकारी है ये। इसका हमें पहले जानकारी नहीं थी कि इस तरह के भी बैक्टीरियाज होते हैं जो डायरेक्ट स्किन के टच में आते ही हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? यानी हमने लाल रक्त कणिकाओं का कार्य तो देखा कि वो ऑक्सीजन पहुंचाती है शरीर के सारे हिस्सों में। तो अब आगे वो पूछ रहा है कि जो सफेद कण होते हैं, जो प्लेटलेट होती है, उनका क्या यूज है? दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जैसे सिपाही किले की रक्षा करता है, उसी प्रकार जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है वो भी हमारे शरीर की वीर सिपाही हैं। वो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स पर डिपेंड करती है और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते, यानी शरीर में प्रवेश करने नहीं देते हैं वो। बस संक्षेप में यूं मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। जब हमें चोट लग जाती है तो हमने साइंस में भी पढ़ा है आपने कि रक्त का थक्का बनना, जिससे खून बहना बंद हो जाता है, वो कार्य किससे होता है? प्लेटलेट से। जिसकी प्लेटलेट्स अच्छी होती हैं उन्हें चोट लगने पर उनका खून बहुत ज़्यादा लंबी देर तक नहीं बहता है, बहुत जल्दी ही रक्त का थक्का बन जाता है और खून बहना बंद हो जाता है। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म का प्रोटीन होता है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में, मतलब जब चोट लगती है और हमारी रक्त वाहिनियां जो कट हो जाती है, वहां पर ये जो सफेद प्रोटीन होता है ये मकड़ी के जाले की तरह एक जाला बुन देता है और बिंबाणु इस जाले में चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है और रक्त बाहर निकलकर बहना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है, मतलब उस समय ये बिंबाणु शरीर की रक्षा थोड़ी कर पाते हैं। बहुत बड़ा घाव है तो इतनी जल्दी वो कैसे भरेंगे? तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। यानी जब घाव छोटा हो तब तो जो बिंबाणु है वो रक्त का थक्का बनाकर रक्त का बहना बंद कर देते हैं, लेकिन यदि घाव ज़्यादा गहरा लगा है तो हमें व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टांके भी लगाने पड़ सकते हैं। लगभग सब बच्चों के एक बार ऐसा मौका अवश्य आ जाता है, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक समय में अगर ज़्यादा समय लग जाए तो चोट वाले स्थान पर हमें कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है और जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो जाता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। हम देखते भी हैं जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लड बह जाता है, हॉस्पिटल आते आते बहुत देर हो जाती है, तो ऐसे लोगों को डॉक्टर ब्लड चढ़ाते हैं ताकि उनके शरीर में जो कमी हुई है उसे पूरा किया जा सके। दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। हमें पता है ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। इसके अलावा इनके नेगेटिव ग्रुप्स भी होते हैं। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसी रक्त समूह का रक्त उसे चढ़ाया जाता है। यानी पेशेंट ए पॉजिटिव का है तो उसे ए पॉजिटिव व्यक्ति का ही ब्लड चढ़ेगा, उसे हम दूसरा ब्लड ग्रुप
नहीं चढ़ा सकते। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, ओ ग्रुप जो रक्त का होता है वो ऐसा होता है जो किसी भी व्यक्ति को हम डोनेट कर सकते हैं। यानी ए बी चाहे किसी भी रक्त का समूह हो, उस सभी व्यक्तियों को ओ पॉजिटिव वाले जो व्यक्ति हैं वो अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ओ पॉजिटिव ग्रुप ब्लड समूह को दानदाता भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो सभी को अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उसी रक्त समूह का कोई व्यक्ति नहीं मिले तो क्या होगा? अनिल ने चिंता करते हुए पूछा कि अगर ज़रूरत पड़ रही है और उसी ब्लड ग्रुप का हमें कोई दानदाता नहीं मिल रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दीदी आगे बता रही हैं, ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के ब्लड बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। यानी हम सिर्फ ब्लड बैंक से रक्त लेते रहेंगे तो वहाँ भी कमी हो जाएगी, इसलिए समय समय से हमें वापस ब्लड डोनेट करके ब्लड बैंक में उसकी कमी को पूरा करना चाहिए। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। दीदी ने कहा, नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। ये छोटे प्रश्न आपको ध्यान रखना है। रक्तदान करने के लिए कितनी आयु आवश्यक है? 18 वर्ष। एक स्वस्थ व्यक्ति एक बार में कितना रक्त दान कर सकता है? 300 मिलीलीटर। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। ये भी प्रश्न ध्यान रखिए, हमारे शरीर में खून कितना होता है? 5 लीटर। इनमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी ने समझाते हुए कहा। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा, यानी उसे शाबाशी देते हुए कहा। तो बच्चों, आज इस पाठ में हमने रक्त की संरचना के बारे में जाना कि रक्त में कौन कौन से कण होते हैं, रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है ये जाना, रक्त की कमी से जो एनीमिया रोग होता है उसके दूसरे क्या कारण हो सकते हैं ये भी हमने समझा, और उससे कैसे बचा जा सकता है इसकी जानकारी हमें मिली। रक्तदान कब कर सकते हैं, कितना किया जाए, ये सारी जानकारी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे बहुत अच्छे से वापस एक बार पढ़ें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।